सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आई अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पहले मैं आपको सी के बहुत से प्रोग्राम करवा चुका हूं, सी के बहुत से टॉपिक भी करवा चुका हूं जिनका मैं ओवरव्यू आपको बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं सी के फंक्शंस। दोस्तों, सी के फंक्शंस में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। तो उसके साथ साथ सी की जो फंक्शन की जो बेसिक जो कार्यप्रणाली है कि फंक्शन सी में किस प्रकार से यूज होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सी के सारे फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, फंक्शंस पढ़ने से पहले आप ये समझ लेते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है दोस्तों कि आप किसी बड़े प्रोग्राम को उसके कई टुकड़ों में तोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा प्रोग्राम है, उसको आपने उसके कई टुकड़े तोड़े, उसको मॉड्यूल बोलते हैं। तो उस मॉड्यूल का मतलब उसमें क्या होगा, कई सारे फंक्शंस होंगे। तो वो फंक्शंस क्या है, बार बार उन फंक्शंस को आप यूज करके उस प्रोग्राम को बड़ा ईजी बना सकते हो। तो फंक्शंस क्या होगा, एक लाइन ऑफ कोड हो गया जिसको आप जब भी कॉल करोगे तो वो लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखो इसमें लिखा हुआ है सी का फंक्शन क्या हुआ है। ए लार्ज सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सी फंक्शन। बड़े प्रोग्रामों को इसमें तोड़ दिया, फंक्शंस में तोड़ चुके हैं। सी फंक्शंस कंटेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एनक्लोज्ड बाय पैरेंट। जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, और जब भी हम उन फंक्शंस को कॉल करेंगे तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब सी में बेसिकली यूज ऑफ फंक्शन क्या, आप इसके बारे में पढ़ लेना। सबसे बढ़िया यूज ये है कि रीयूजेबिलिटी, कि आपके जो भी फंक्शन बनाओगे उसमें एक बार लाइन ऑफ कोड डालोगे, उसके बाद में उसमें रीयूजेबिलिटी हो जाएगी। जहाँ पे भी उसको कॉल करोगे वहाँ पर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, काम करेगा। आप सी प्रोग्राम में कितने भी फंक्शन बना सकते हो एक प्रोग्राम के अंदर, लेकिन ध्यान रखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कि मेन है वो क्या होगा, केवल एक ही होगा। MAIN मेन जो फंक्शन है वो क्या होगा, सिर्फ एक होगा। अब इस फंक्शन को बनाने के लिए उसमें अपने को तीन चीज़ ध्यान रखने की जरूरत होती है। पहला तो होता है फंक्शन का डेफिनेशन। देखो फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। ध्यान रखना, फंक्शन प्रोटोटाइप, कई बार आपके सामने एरर आती है कि फंक्शन प्रोटोटाइप आपने नहीं बताया। तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है कि जो आपका फंक्शन है वो किस प्रकार का रिटर्न करेगा। जैसे इंटीजर है तो इसका मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड है तो इसका मतलब पता नहीं है आपको, या फिर हो सकता है कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे वो। इस प्रकार से आपको उसका प्रोटोटाइप देना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए, दिस द इन्फॉर्म कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज डेटा टाइप्स। तो पूरा क्या कहलाएगा आपका, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। अगला जो अपने को ध्यान रखना है फंक्शन के लिए वो है फंक्शन कॉल के। फंक्शन को दो प्रकार से कॉल कर सकते हैं, एक तो होता है कॉल बाय रेफरेंस, एक होता है कॉल बाय वैल्यू। तीसरा है फंक्शन का डेफिनेशन, कि जहाँ पे फंक्शन को हम एक्चुअल में रियल में लिखेंगे और वो स्टेटमेंट बताएंगे जो हमारे एग्जीक्यूट होंगे, वो कहलाएगा आपका फंक्शन डेफिनेशन। तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन, उसके बाद में होगा उसमें फंक्शन का कॉल, और तीसरा सबसे लास्ट में लिखा हो जाता है फंक्शन की डेफिनेशन। इसको समझने के लिए देखो नीचे अपने ये फंक्शन देखते हैं कि हमने यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया हैश इंक्लूड studio.h। इसका मतलब क्या है, हमने हेडर फाइल क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली। अब इसके जस्ट नीचे ये हमने बना दिया फंक्शन का प्रोटोटाइप। इसके लिए लिखा मैंने फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये फंक्शन है एक फ्लोट वैल्यू को वापस से रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर, और ये है फंक्शन के पैरामीटर। इनको बोलते हैं पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, जिन पर ये फंक्शन काम करेगा। अब देखो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि स्क्वायर है। स्क्वायर किसका करेगा, जो भी यहाँ पर दे रखा है उस चीज़ को क्या कर देगा, उसका एक स्क्वायर कर देगा। ये हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक फंक्शन को बनाएंगे। तो फिलहाल हमने क्या किया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है। इसलिए मैंने ऊपर ये जो लिखा हुआ है केसरिया कलर के अंदर कि फंक्शन प्रोटोटाइप ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, तो कमेंट में लिखा हुआ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है। उसके बाद आप क्या करोगे, मेन फंक्शन को यूज करोगे। तो इंटीजर मेन जो हमारा क्या होगा, पूरे फंक्शन में एक ही होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लोट m एंड दो वेरिएबल ले लिए फ्लोट। उसके बाद में प्रिंटफ करवाया, एंटर सम नंबर फॉर फाइंडिंग स्क्वायर, जिसका हम स्क्वायर करना चाहते हैं यूजर्स को नंबर लेंगे। अब देखो यहाँ पर गौर करना, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगाया मैंने, %f, क्योंकि आपको पता है, बताया था पहले मैंने कि जो फ्लोट के लिए क्या लगाएंगे हम, %f, इंटीजर के लिए %d। और ये m% पॉइंटर बताया था मैंने। m% का मतलब क्या होता है, ये कंपाइलर को बताता है कि जो m वाला जो वेरिएबल है हमें वो कहाँ पर स्टोर कराना है। तो ये क्या है, एक प्रकार से आपका M% एड्रेस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमने स्कैनफ करवा लिया, मेमोरी के अंदर हमारे वो जो भी वेरिएबल, जो भी आपने यूजर ने वैल्यू डाली वो आ चुकी है। उसके बाद में हम करेंगे फंक्शन को कॉल। फंक्शन को कॉल कैसे किया, मैंने स्क्वायर फंक्शन को लिया, इसका मतलब कॉल हो गया, उसमें मैंने डाला m।
तो ये m क्या है, पैरामीटर है जिस पर ये फंक्शन काम करेगा। और पूरा फंक्शन जब रन होगा, जो वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, n के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस प्रकार से फंक्शन यूज होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल पहुँचेगा, सी का जो कंपाइलर है, कंपाइलर का मतलब जब सी का प्रोग्राम जब रन होगा तो वो लिंकिंग देखेगा कि स्क्वायर का फंक्शन एक्चुअल में है कहाँ पे, तो वो नीचे आएगा, सीधा कंट्रोल नीचे आएगा तो देखेगा स्क्वायर का फंक्शन इसको ये मिला। नीचे हमने मेन के बाहर बना रखा है फ्लोट स्क्वायर, वो फंक्शन जो हमने ऊपर क्या किया था हमने, ये देखो यहाँ पर जो डिक्लेयर किया था फंक्शन फ्लोट स्क्वायर, उसको हम नीचे यहाँ पर बना रहे हैं मेन के बाद, वही फ्लोट एक्स, यहाँ इसे बोलते हैं फंक्शन का डेफिनेशन देना। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने फ्लोट पी, एक मैंने वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, एक्स इंटू एक्स, यानी इसके अंदर जो भी आएगा, इसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा, जो भी पैरामीटर आएगा उसको कर देंगे x इंटू एक्स, यानी एक को वापस उसी से मल्टीपल कर देंगे, वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, तो p में कितना आ जाएगा 4, और रिटर्न कर देंगे p को, यानी इसका जो आंसर है वापस रिटर्न कर देंगे p को। तो ये p भी क्या होगी, वापस एक फ्लोट वैल्यू ही होगी। इसीलिए हमने इसका प्रोटाइप के अंदर इसका डेटा टाइप, वो जो प्रोटाइप लिया है इसका डिफाइन, वो क्या किया हमने, फ्लोट किया है। तो जब यहाँ पर n इक्वल टू स्क्वायर m करते हैं तो फंक्शन सीधा कॉल करता है, ये पूरा लाइन ऑफ कोड क्या होगा आपका, रन हो जाएगा। इसका लाइन ऑफ कोड रन होने पर क्या होगा, यूजर ने फॉर एग्जांपल वैल्यू दी थी 5, तो m की वैल्यू कितनी होगी 5, वो जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। दोबारा देखना, मैंने यूजर से जो वैल्यू ली है हमें उसी पे हमारा प्रोग्राम रन करना है, स्क्वायर वाला फंक्शन भी उसी पे रन करना है। तो यूजर ने जो वैल्यू दी है ये पे जो हम ऊपर यूज कर रहे हैं इसे बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। दूसरी बात, जो ये वैल्यू वापस नीचे यहाँ पर आएगी इस जगह पर, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो ऊपर कौन सा यूज आएगा, मेन फंक्शन के अंदर जहाँ पर फंक्शन कॉल होगा वो कहलाएगा एक्चुअल पैरामीटर, और जहाँ पर फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसके अंदर जो पैरामीटर वो क्या कहलाएगा, फॉर्मल पैरामीटर। दूसरी बात, जो फंक्शन को कॉल करता है वो कहलाएगा आपका कॉलिंग फंक्शन, और जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है वो कहलाएगा आपका कॉल्ड फंक्शन। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें, ये क्या कहलाएगा आपका कॉल्ड फंक्शन, और हमने जब ये दिया है ऊपर वाला, ये क्या कहलाएगा आपका कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, तो कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन समझ में आ गया। दूसरा आपको मैंने बताया कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो यहाँ पर ये एन स्क्वायर एम करेंगे तो एम के अंदर जो भी फॉर एग्जाम्पल यूजर ने वैल्यू डाली, देखो यहाँ पर 2, एंटर सम नंबर फॉर फाइंडिंग स्क्वायर डाला था, यूजर ने वैल्यू डाली 2 एम के अंदर था। एम जब यहाँ पर होगा स्क्वायर तो ये पूरा यहाँ पर एस की जगह एम चला जाएगा, यानी 2 चला जाएगा। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, पी की वैल्यू आएगी 4, तो पूरे फंक्शन में एन में चला जाएगा 4, लास्ट में एम और एन को प्रिंट कर देंगे। तो एम तो आएगा 2 और 4 आ गया 4। अब ध्यान रखना, एम और एन को प्रिंट किया है, किस में किया है, परसेंट एफ में किया है, यानी फ्लोट में किया है, इसलिए देखो परसेंट एफ फ्लोट की वैल्यू आ रही है। दूसरी बात, पीछे देखो कितने हैं, कितने जीरो हैं, 6। और क्यों, क्योंकि 6 कहाँ पे यूज होता है, फ्लोट यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पीछे डेसिमल के बाद में कितने जीरो यूज कर सकते हैं, कितनी संख्या यूज करते हैं, 6, और डबल के अंदर 14, इसको याद रखना। वापस रिकॉल कर देता हूँ कि फ्लोट है वो कितने, आपका जो साइज कितना होता है उसका 4 बाइट, और जो डबल होता है उसका कितना होता है 8 बाइट। ठीक है, अब अगला है इसके अंदर कि एक फंक्शन को किसी फंक्शन में जब कॉल करते हैं तो हमने डिफाइन डिक्लेयर तो कर दिया, अब इसको कॉल करने जैसे अभी मैंने कॉल किया था इसको फंक्शन को, तो ये किस प्रकार से होता है, एक तो होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। पहले मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। देखो अभी जो हमने किया ये कहलाता है कॉल बाय वैल्यू, कि यहाँ पर यूजर ने जो वैल्यू थी वो हमने कहाँ डाली, एम के अंदर, उस एम को हमने सीधा यहाँ पे फ्लोट एक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, इसे कहते हैं पूरी वैल्यू ट्रांसफर कर दी, तो इसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ट्रांसफर नहीं करता, उस वैल्यू का जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे वो वैल्यू पड़ी है उसको ट्रांसफर करता है, यानी पॉइंटर, तो वो कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। इसको हम समझते हैं इस पूरे क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए इसमें मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, हैश इंक्लूड stdui.h, इसमें मैंने वॉइड स्वैप, मैंने यहाँ पे प्रोटाइप बता दिया फंक्शन का क्या है, डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को, इसमें 2 इंटीजर होंगे, इंटीजर ए होगा, इंटीजर बी होगा। फिर इंटीजर मेन के अंदर मेन हमने, अब देखो यहाँ पे इंटीजर मेन लिखा है, जिसका मतलब ये वैल्यू जो मेन फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब मैंने यहाँ पर m और n 2 ले लिया, 22 और 44 हमने वैल्यू बना दी इसकी, प्रिंटफ कर दिया मैंने, प्रिंटफ करके मैंने m और n की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब मैंने फंक्शन यूज किया स्वैप फंक्शन यूज किया, उसमें भी मैंने m और n लिया है। तो देखो यहाँ पर जो m और n है ये कहलाएंगे आपके एक्चुअल पैरामीटर, और ये फंक्शन कौन सा कहलाएगा, कॉलिंग फंक्शन।
नीचे मेन के बाद में जो फंक्शन बनाया ये फंक्शन कौन सा कहलाएगा, कॉल्ड फंक्शन, और इसके जो पैरामीटर है ये क्या कहलाएंगे, फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, रिकॉल हो गया दोबारा आपका। अब इसके अंदर देखो क्या किया इसने जो भी अपना लॉजिक लगा दिया, लॉजिक तो पढ़ लेना, अपना मेन लॉजिक पढ़ना काम नहीं है, मेन काम अपने आपको समझाना ये है कि कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। तो आप इसमें देखो कि ये जो इसने किया कि जो 22 और 44 वैल्यू है वो इसमें नीचे चलेगी, देखो यहाँ पर इसके अंदर, और 22 और 44 आपका यूज हो गया। इसको जो अभी तक करते आए हैं वो तो हो गया कॉल बाय वैल्यू। लेकिन अगला देखो, अगले के जो है उसके अंदर मैंने इंटीजर लिया और लिए एस्टरिस्क ए, और एस्टरिस्क ए के जहाँ पर एस्टरिस्क लग जाता है वो क्या होता है, पॉइंटर। इसका मतलब ए सिंपल वेरिएबल नहीं है, कौन सा है, पॉइंटर वेरिएबल, और एस्टरिस्क बी क्या है, ये भी पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पर पैरामीटर किसके रूप में आ रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल के रूप में आ रहे हैं। अब नीचे भी चलेंगे, देखो यहाँ पर वर्ड स्वैप करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल के रूप में। तो ये क्या बता रहा है, उस एड्रेस को डिनोट कर रहा है जहाँ पर वो वैल्यू पड़ी है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल रहा, उस एड्रेस को डिनोट कर रहा है जहाँ पर वो वैल्यू पड़ी है। तो इस प्रकार से इन सब को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। और जब हमने डायरेक्ट उस वैल्यू को यूज किया, देखो केवल वैल्यू यूज की है, सिंपल वेरिएबल डायरेक्ट लिखा है, तो उसको बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इन साथ साथ में हमने यहाँ पर यूज किया है एस्टरिस्क ए एस्टरिस्क बी, मतलब पॉइंटर वेरिएबल यूज किया है, इसको बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ये दोनों में फ़र्क होता है। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पता लग गया आपको, एक्चुअल पैरामीटर, कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन और फॉर्मल पैरामीटर बता दिया मैंने आपको। ये सब फंक्शन का जो बेसिक्स जो यूज होता है सी लैंग्वेज में, जो हमारे एग्जाम में आएगा वो सब मैंने आपको समझा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कुछ, देखो ये हेडर फाइल्स हैं, इनका जरूर देख लेना कि सी में कौन कौन सी हेडर फाइल्स होती है, उनका क्या काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल stdio.out जो हम यूज करते हैं सबसे आगे, वो है दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इन विच इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड। कोने.h के अंदर क्या होता है, दिस इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जैसे गेट ch वगैरह किसमें मिलते हैं, कोने.h में मिलते हैं। स्ट्रिंग वाले स्ट्रिंग में, stdlib. इसमें, मैथ वाले फंक्शन मैथ में, टाइम वाले फंक्शन टाइम में। तो एक बार इनको पढ़ लेना कि कौन सी हेडर फाइल्स में किस प्रकार के फंक्शन मिलते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ एग्जाम में आपको पूछ ले। उसके बाद में इन जो हेडर फाइल्स उसमें से जो इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल stdio.h के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसके अंदर printf इसमें होगा, scanf होता है। printf scanf क्या करता है आपको पता है, getc क्या करता है, कैरेक्टर रीड करता है फाइल से, getS करता है पूरी लाइन यानी स्ट्रिंग को कहाँ से रीड करेगा, कीबोर्ड से। गेट क्या करेगा, इट रीड कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, ये भी क्या करेगा, कैरेक्टर को करेगा लेकिन कीबोर्ड से करेगा। पुटस क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को स्क्रीन पर आपके सामने शो कर देगा। पुट कर क्या करेगा, इट राइट से कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को स्क्रीन पर क्या करेगा, लिखेगा। तो सबके अपने अपने काम हैं, आप एक बार इन सबको पढ़ लेना। एफ ओपन जो वगैरह, ये एफ ओपन एफ क्लोज वगैरह हैं, इन सबको मैं फाइल हैंडलिंग में कराऊंगा, तो एक बार इनको आप पढ़ लेना। बाकी मैं फाइल हैंडलिंग के अंदर भी इसको वापस से रिपीट कराऊंगा। उसके बाद में सेकंड है कोनियो वाली जो है कोने.h, उसके अंदर कौन सा मिलता है दोस्तों, उसमें मिलता है CLR SCR गेट ch। पूछा था अक्सर कि CLR SCR कौन से हेडर फाइल्स के अंदर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोने.h। गेट ch क्या होता है, गेट ch क्या होता है। दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, वो आपको सामने क्लियर कर दूं कि गेट ch क्या करता है, इट रीड्स कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। आपको ने नोट किया है कि हम जब प्रोग्राम के अंदर लास्ट में गेट ch करते हैं वो इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा जो भी आउटपुट होता है उसको प्रोग्राम में एक बार उसको होल्ड कर ले। क्यों होल्ड कर रहा है, अक्सर क्वेश्चन पूछा है तो लोग कहते हैं कि गेट ch का यूज़ होता है कि स्क्रीन को रोकने के लिए। स्क्रीन को रोकने के लिए यूज़ नहीं होता, गेट ch का यूज़ होता है कि आपके स्क्रीन में एक बार रुकेगी ताकि इट रीड्स कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। आप जो भी कीबोर्ड से आप कैरेक्टर डालोगे तब तक के लिए वेट करेगी, इसीलिए आप चाहे एंटर लिखो चाहे स्पेस लिखो कुछ भी डालोगे तो वो स्क्रीन वहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठेगा कि वो गायब हो जाती है लेकिन दिखती क्यों नहीं, यही इसका काम होता है। ये कैरेक्टर रीड कर लेता है लेकिन इसको शो नहीं करता है। इसके अगेंस्ट गेट CHE ये भी सेम वही काम करता है, लेकिन जो भी आप दबाओगे उसको स्क्रीन पर इको कर देगा, नहीं शो कर देगा। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपका कोई कैरेक्टर कीबोर्ड से लेता है लेकिन उसको स्क्रीन पर शो नहीं करता है, तो आपका आंसर होगा गेट CH। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कैरेक्टर को कीबोर्ड से लेता है और साथ में और स्क्रीन पर उसको भी प्रिंट भी कर देता है, वो होगा गेट CHE। ये दोनों ध्यान रखना। उसके बाद टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड, या तो वो पता ही है। उसके बाद में जो अगला है stdlib.h, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है मैलोक, कैलोक, रिलोक और फ्री। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ मैं आपको। जब आप किसी प्रोग्राम को रन करवाते हो तो उसके लिए, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी में कोई जगह चाहिए, तो आप मैलोक के द्वारा, M फॉर मेमोरी, ALLOC यानी एलोकेशन, तो आप उसमें मेमोरी को एलोकेट करते हो। तो मेमोरी एलोकेशन करने के लिए जो आप फंक्शन यूज करो वो क्या होगा, malloc, ठीक है। अगला है कैलोक,
उस मेमोरी भी, ये भी क्या करता है, मेमोरी को लोकेट करता है, मेमोरी को रिजर्व करता है आपके लिए, लेकिन क्या करेगा, इनिशियलाइज द एलोकेटेड मेमोरी टू जीरो। जो भी मेमोरी हो उसको बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में क्या कर देगा, जीरो कर दिया, लेकिन मेलोक बाय डिफॉल्ट जीरो नहीं करता है। दूसरा फर्क मेलोक एलोक में ये है कि जो मेलोक है वो सिर्फ एक सिंगल मेमोरी को क्या करेगा, ब्लॉक को, एक जैसे टुकड़ा हो गया मेमोरी को, उसको क्या करेगा, रिजर्व करेगा। लेकिन कैलोक क्या है, एक मेमोरी के बड़े ब्लॉक को जिसमें बहुत सारे टुकड़े होते हैं उसको क्या करेगा, रिजर्व करेगा। दोनों में फ़र्क है। तो मेलोक तो जो इनिशियलाइज करता है वो जीरो से नहीं करता है, और कैलोक क्या इनिशियलाइज करेगा, जीरो से। फिर है रीअलोक। अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी का, आपको फंक्शन का जो साइज है वो कम पड़ रहा है, आपको लगता है कि बीच में उसका साइज बढ़ाना चाहिए मेरे को, तो आप उसको रीअलोकेट भी कर सकते हो। फिर है फ्री। लास्ट में आपको लग गया आपका पूरा प्रोग्राम रन हो गया और आपको मेमोरी नहीं चाहिए, तो लास्ट में क्या कर दो आप, फ्री। अब फ्री के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे पैरामीटर पास होगा पॉइंटर, यानी एड्रेस, वो एड्रेस होगा जो आपको फ्री करना है। तो फॉर एग्जांपल आपका किसी पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें किसी की जगह एड्रेस पड़ा है, वो आप इसमें क्या डाल दोगे, फ्री के अंदर एज ए पैरामीटर डाल दोगे, तो वो एड्रेस पे जो आपकी जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो 4 फंक्शन ध्यान रखना, इनके बारे में पूछा जाता है, मेलोक, कैलोक, रीलोक और फ्री। बाकी सब तो मैथमेटिक्स के जैसे कुछ फंक्शन है, एबीएस है, फंक्शन रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू, इंटीजर के अंदर क्या करेगा, डीआई वे है, बोट है, प्रोग्राम को, उसी के प्रोग्राम को बंद कर देगा, एग्जिट है जो टर्मिनेट कर देगा और बाहर आ जाएगा, और सिस्टम है, ये है स्पेशल, दो तीन है, A2I, A2L, A2F, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ए का मतलब स्ट्रिंग मान लेना, किसी भी स्ट्रिंग को आई का मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करता है। फिर ए का मतलब स्ट्रिंग को एल यानी लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर है ए स्ट्रिंग, उसको करेगा एफ यानी फ्लोट के अंदर। तो किसी स्ट्रिंग को फ्लोट में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन की यूज पड़ेगी, वो फंक्शन है A2F, ठीक है। बाकी थोड़े से बाकी मुझे खास लगता नहीं, इसके अलावा मुझे लगता है कि फंक्शन ये और पूछ सकता है रैंडमली के लिए। दिस फंक्शन रिटर्न्स द रैंडम इंटीजर नंबर, ध्यान रखना इंटीजर नंबर्स को रिटर्न करता है। फिर math.h फाइल है, आपको ऊपर हेडर फाइल में math.h फाइल लिखो, आप इंक्लूड करोगे तभी आप इसके फंक्शन को यूज कर सकते हो। उसमें फ्लोर का मतलब क्या होता है, धरातल पे आ गया। धरातल मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 5.9, भले चाहे 9 लिखो, चैट लिखो, आपका आंसर क्या कर देगा, 5 ले आएगा। राउंड का मतलब राउंड फिगर में लिएगा, आपको पता है राउंड फिगर वाला सिस्टम क्या होता है, 5 और 5 से ऊपर वाले ऊपर चला जाएगा, 5 और 5 से नीचे तो नीचे आ जाएगा, जो रियल में अपने यूज करते हैं। सील का मतलब क्या होता है, छत होता है वैसे, तो ये क्या करेगा, इसे याद करो, छत मतलब अगर 5.1 भी हुआ तो उसको 6 बना देगा। तो देखो फ्लोर तो क्या कर रहा है, 5.9 हुआ तो उसको 5 पे ले आएगा, और सील में 5.9 हुआ तो उसको 6 पे ले जाएगा, और 5.1 हुआ तो भी इसको 6 पे ले जाएगा, मतलब अगली इंटीजर संख्या पे ले जाएगा। साइन कॉस थीटा आपको पता है, सारे आपने यूज किए हैं, बाकी स्क्वायर क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके अंदर। फिर आता है SQRT, स्क्वायर रूट के लिए आ गया फंक्शन यूज होगा। पावर के लिए क्या हो जाएगा, POW, पावर फंक्शन यूज होगा, ठीक है। ट्रंक सी, ये वो भी इंपॉर्टेंट पूछा आता है। ट्रंक सी, दिस फंक्शन ट्रंकेट्स द डेसिमल वैल्यू फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एंड रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू को वापस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। उसके बाद में टाइम.h के अंदर टाइम को सेट करना, टाइम को निकालना, क्लॉक टाइम निकालना, टाइम को करंट सिस्टम का टाइम है उसका स्ट्रक्चर सेट करना, ये वगैरह टाइम के फंक्शन है। लोकल टाइम निकालना, ग्लोबल टाइम निकालना, ये सब फंक्शन जो आप एक बार इसको बारे में पढ़ लेना। सिर्फ एक बार पढ़ना है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएंगे। और उसके बाद में सी के फंक्शन जो सी टाइप डॉट फंक्शन है, ये बताया क्या, इज अल्फ़ा, मतलब आपने जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेटिक है या नहीं है। इज डिजिट, आपका जो कैरेक्टर बता रहे हो आप वो डिजिट में है कि नहीं है। इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, ALNU, मतलब आपने जो कैरेक्टर इसमें डाला होगा, जो पैरामीटर डालोगे, जो भी कैरेक्टर इसके अंदर आएगा उसको चेक करेगा वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं है। इज स्पेस, क्या इसके अंदर जो कैरेक्टर डाला है वो इसमें वो स्पेस है या फिर वो स्पेस नहीं है। इज लोअर, क्या आपने जो कैरेक्टर दिया है उसको लोअर केस में है या नहीं है। इज अपर, क्या वो अपर केस में है या नहीं है। इज एक्स, एक्स का मतलब होता है सेम है हेक्साडेसिमल, इज एक्स डिजिट यानी हेक्साडेसिमल कैरेक्टर वो है या नहीं है। इस प्रकार से आप इसमें जो फंक्शन होते हैं वो टाइप बताता है, तो वो टाइप के लिए क्या होगा, सी टाइप डॉट एच फाइल होगी। और उसमें 2 होते हैं, टू लोअर चेक्स वेदर कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेटिक एंड कन्वर्ट्स टू लोअर केस, अल्फ़ाबेटिक में चेक कर लेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और एक है टू अपर चेक्स वेदर कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ाबेटिक चेक करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। तो दोस्तों ये सारे फंक्शंस हैं, आप एक बार इनको जरूर से पढ़ लेना, बार बार से कर रहा हूँ क्योंकि इनमें से मुझे लग रहा है कि 100% इस बार इसमें से क्वेश्चन आएगा कि फंक्शन कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। दूसरी बात, फंक्शन डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, इसमें आपको कोई आउटपुट पूछ सकते हैं। तीसरी बात, आपको ये पूछ सकते हैं फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। चौथी बात, कॉलिंग फंक्शन, कॉल फंक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू के बारे में पूछ सकते हैं। कॉल बाय रेफरेंस के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार
ये पूरा अच्छी तरह फंक्शन के बारे में पढ़ लेना। तो बहुत जल्दी मिलूंगा मैं, जस्ट कुछ टाइम बाद में, मैं मतलब कुछ घंटे के अंदर ही मैं आपको 2-3 वीडियो और डाल दूंगा सी के, और मेरा विचार है कल तक मैं सी सारी आपके सामने कंप्लीट कर दूँ। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।